गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग अपना बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे थे बच्चों। इस सीरीज़ में हम हाउस प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, मकान संपत्ति से कर योग्य आय। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कि किराए से उठाई गई मकान संपत्ति लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का किस तरह से एनुअल वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसमें से हम डिडक्शंस लेस कर देते हैं और डिडक्शंस लेस करके हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होता है। फिर इसमें हमने डिडक्शंस से पढ़ा कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती दी जाती है एनुअल वैल्यू का, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन पर कटौती दी जाती है ना। अगर आपने मकान संपत्ति को खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, मरम्मत के लिए या वृद्धि के लिए, इन चारों में से किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन दी जाती है, छूट दी जाती है। और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, न तो आप इसमें टाइम बाउंड हैं और न ही कोई अमाउंट से आपकी लिमिटेशन है। क्लियर? अब इस कैटेगरी में हम बात करते हैं लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि स्वयं के रहने के मकान का मूल्यांकन। अब आप कहेंगे भाई हमने अपना घर बनाया है जिसमें हम खुद रहते हैं, ठीक है, और फिर हम इस पर भी टैक्स दें, हम ये माने कि इससे भी हमें इनकम हो रही है, खुद के रहने का तो हम किराया एज्यूम करेंगे नहीं, है ना। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? ऐसी मकान संपत्ति जिसमें आप खुद रहते हैं, ठीक है, जो आपके खुद के रहने के काम आती है। तो ऐसी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू 0 होता है। क्या होता है बच्चों? इसका एनुअल वैल्यू 0 होता है, ठीक है। स्वयं के रहने का मकान, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है जो हाउस प्रॉपर्टी आप खुद के रहने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसका एनुअल वैल्यू कितना होता है? इसका एनुअल वैल्यू होता है निल, यानी कि 0, है ना। और आप सेल्फ ऑक्यूपाइड की अगर बात करते हैं तो उसकी खास बात क्या है बच्चों कि एक तो इस मकान संपत्ति का उपयोग आप खुद के रहने के लिए करते हो, ठीक है, सेल्फ रेजिडेंस के लिए। दूसरा, अगर आप इसका यूज़ खुद के रहने के लिए न भी करते हो तो भी आपने पूरे साल थोड़े भी टाइम के लिए, इवन एक दिन के लिए भी इसे रेंट पर नहीं दिया हो, अगर आप एक दिन भी इसे रेंट पर नहीं देते हैं तो ही ये माना जाएगा कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, चाहे आप फिर उसमें खुद रहें या ना रहें। कई बार ऐसा होता है कि आपकी खुद की तो हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका घर का मकान है, मेरा घर का मकान कोटा में है ना, लेकिन मुझे जॉब करने के लिए बाहर रहना पड़ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में मैं अपने घर में खुद नहीं रह सकती, तो किसी रोज़गार की वजह से या किसी भी रीज़न से अगर आपकी जहाँ खुद की हाउस प्रॉपर्टी है उसमें आप नहीं रह पाते हैं और आप बाहर कहीं किसी दूसरी जगह किराए के मकान में रहते हैं, ठीक है, रेंटेड हाउस में रहते हैं, मतलब एक शहर में तो आपका खुद का रहने का मकान है, किसी कारणवश आप उसमें नहीं रह पा रहे हैं और आपने उसको किसी को लेट आउट भी नहीं किया है, ठीक है, किसी एक शहर में आपका रहने का मकान है ना, और आप किसी कारणवश कभी रोज़गार के लिए या किसी भी वजह से उसमें नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, और आप सपोज़ कीजिए अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी दूसरी सिटी में रहते हैं, वहाँ आपके पास खुद का घर नहीं है, ठीक है, आप वहाँ क्या करते हैं? वहाँ पर आप किसके लिए रह रहे हैं? वहाँ आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम मानेंगे कि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और इसका एनुअल वैल्यू निल है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने उस घर को किसी को एक दिन के लिए भी किराए पर न दिया हो, ओके, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, सपोज़ कीजिए कि आपका कोई रिलेटिव है या कोई रिश्तेदार है या किसी भी कारणवश कोई भी अगर उस घर में आके रहता है, आप उसे कोई रेंट नहीं ले रहे हैं, वो फ्री में रह रहा है, तो भी हम उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नहीं मानेंगे और उसका एनुअल वैल्यू निल नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के रूप में उसका टैक्सेशन करना चाहते हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी आपकी खुद की होनी चाहिए। दूसरा, या तो आप उसमें खुद रहते हो और अगर खुद किसी कारणवश नहीं भी रहते हैं तो आपके पास किसी और शहर में दूसरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप वहाँ रेंटेड हाउस में रहते हो। और तीसरा, इसमें कोई भी आपका रिलेटिव या कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से बिना किसी किराए के भी नहीं रह सकता। अगर वो एक दिन भी इसमें आके रहेगा तो फिर उस कंडीशन में से क्या माना जाएगा? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब हम बोलेंगे कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और इसका एनुअल वैल्यू निल है।
दूसरी बात, अब आप कह सकते हैं भाई हमारे पास तो एक से ज़्यादा मकान है, मेरे पास तो 3 मकान है मैम, मेरे पास तो 2 मकान है, तो मैं 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं तो क्या करूं, मैं 4 महीने एक में रहता हूं, 4 महीने दूसरे शहर में है मेरा घर, उसमें रहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम आप एट ए टाइम 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानकर उसका एनुअल वैल्यू 0 कर सकते हैं। ठीक है, कितनी, एट ए टाइम 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस कैन बी अज्यूम्ड as your own property for self residence and its annual value will be 0, है ना, its annual value considered as 0, उसका annual value 0 माना जाएगा, but up to maximum 2 houses, only 2 houses can be assumed as self occupied, only 2 houses can be assumed as self-occupied at a time. Others are considered as let out house property. इसका मतलब है एक बार में केवल अधिकतम 2, ओनली 2 हाउसेज या अप टू, इसे ओनली को हटाकर आप और बेटर लैंग्वेज में लिख दीजिए, अप टू 2 हाउसेज कैन बी अज्यूम एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, अधिकतम 2 घरों को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं जिनका एनुअल वैल्यू 0 होगा। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा मकान संपत्ति है तो फिर उस कंडीशन में बाकी की मकान संपत्ति को किराए पर उठाया गया मानकर उस पर मूल्यांकन किया जाएगा, है ना। अदर 2 विल बी अज्यूम्ड एज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी एंड हैव टू पे टैक्सेस ऑन दोज हाउस प्रॉपर्टीज़। क्लियर, ये हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी हुआ। अब मैं इसमें बात करती हूँ डिडक्शंस की, क्योंकि जब इसमें बच्चों ऊपर से हमने जब कैलकुलेशन की ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस देन एनुअल वैल्यू, वहाँ तक तो सारा काम 0 हो गया, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो गया। अब ना आपको कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस की छूट देनी है इसके अंदर, न ही किसी भी तरह के टैक्सेस की। डिडक्शंस के नाम पर आप इसमें क्या देंगे, तो देखिए इसकी डिडक्शंस में कटौतियों में सबसे पहला तो दी जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जिसे हमने कहा था मानक कटौती। मानक कटौती कितनी होगी बच्चों, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। अब आपको अंडरस्टूड है जब एनुअल वैल्यू ही 0 है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन कहने के लिए कहा जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे किसकी डिडक्शन बाकी रह गई, इंटरेस्ट ऑन लोन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। इस पे सेकंड डिडक्शन हम देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है और फिर उस लोन के ऊपर आप किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट पे करते हैं तो फिर उस इंटरेस्ट की छूट यहाँ पर दी जाएगी, है ना। अब आप कहेंगे मैम एनुअल वैल्यू 0 है, ठीक है, इसका मतलब इससे कोई इनकम तो इसकी है नहीं, तो भी हम इसकी डिडक्शन देते हैं। जबकि लेट आउट में मैंने आपसे कहा था कि अगर उसकी इनकम 0 हो जाती है तो फिर उस कंडीशन में कोई डिडक्शन वहाँ पर नहीं दी जाती, है ना। हम इस इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट भी है और अमाउंट की भी लिमिट है। तो देखिए मैं इसमें 2 बातें आपसे कह रही हूँ। एक तो अगर आपने ये लोन कब लिया है, 1 अप्रैल 1999, अगर आपने इस तरह का लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया है, और सेकंड कंडीशन होती है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपने ये लोन 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लिया हो। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपने ये इंटरेस्ट ऑन लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया है, किस किस काम के लिए लिया है, वही 4 चीज़ें इसके अंदर आएंगी, उसको ख़रीदने के लिए, उसके परचेजिंग के लिए, या फिर उसको बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर इसकी मरम्मत रिपेयरिंग के लिए, है ना, इनोवेशन नवीनीकरण के लिए, या फिर चौथा इसमें वृद्धि या सुधार के लिए। ठीक है, ये चारों चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टू परचेज इट फॉर कंस्ट्रक्शन,
फॉर एक्सटेंशन एंड फॉर रिपेयर्स और इनोवेशन। आपने इनमें से किसी भी पर्पज़ के लिए अगर कोई भी लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 के पहले, तो इसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितनी बनती है? 30,000 रुपये। इसकी मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितनी दी जाएगी? अधिकतम कटौती इस कंडीशन में बच्चों 30,000 रुपये होगी। क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने लोन 1 अप्रैल 1999 को या इसके बाद लिया है और इसमें 2 ही कंडीशन एप्लीकेबल होंगी। क्या होंगी? कि आपने उस मकान संपत्ति को बनवाने के लिए या खरीदने के लिए, या तो कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर परचेस करने के लिए लोन लिया है ना। यहाँ पर 2 ही चीज़ें आती हैं, क्या? टू परचेज और टू कंस्ट्रक्ट। खरीदने के लिए या बनवाने के लिए। तो ही इस सेकंड वाली कंडीशन में आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपको कितनी छूट दी जाएगी ये भी देख लीजिए। देखिए बच्चों, है ना, अगर 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद है तो खरीदने और बनवाने के लिए इसकी छूट दी जाएगी। और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है बच्चों? ये मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख। ये राशि अधिकतम कितनी हो सकती है? 2 लाख रुपए हो सकती है, 2 लाख रुपीज़ हो सकती है ना। तो 2 बातें हो गई। अगर आपने लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया है तो मैक्सिमम 30,000 इन 4 चीज़ों के लिए। अगर आपने ये लोन 1 अप्रैल 1999 को या उसके बाद लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख और 2 ही कंडीशन, या तो खरीदने के लिए या बनवाने के लिए। अब इसके अंदर फिर कुछ और इनबिल्ट कंडीशंस इसके अंदर हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली बात तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो लिया है ये मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ हो सकता है। ये डिडक्शन 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो 2 लाख रुपए हो सकता है। यानी कि अगर आपने कुछ लोन पहले लिया है और कुछ लोन बाद में लिया है तो पहले वाला लोन का अमाउंट 30,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और बाकी का जो रिमेनिंग 170 है वो यहाँ पर हो सकता है। यानी कि दोनों को मिलाकर 2 लाख हो सकता है। अगर पहले वाला 0 है तो ये वाला मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक हो सकता है। इसमें एक बात और है, आप कहें अगर कि मैडम हमने खरीदने या बनवाने के लिए नहीं, मरम्मत या वृद्धि के लिए लोन लिया है, मैंने एक्सटेंशन के लिए लिया है या मेंटेनेंस रिपेयर के लिए लिया है, फिर चाहे वो लोन आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद ही लिया हो तो भी उसके लिए आपको केवल 30,000 की ही डिडक्शन मिल सकती है। उससे ज़्यादा आपको इसके संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इन चारों चीज़ों के लिए लोन लिया अप्रैल 1999 के पहले तो 30,000, अगर 1 अप्रैल को या इसके बाद 1999 के बाद आप मरम्मत या वृद्धि के लिए भी कोई लोन ले रहे हैं ना, नवीनीकरण इनोवेशन के लिए, तो भी आपको 30,000 की ही डिडक्शन दी जाएगी। लेकिन अगर आपने ये लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो फिर ये लिमिट बढ़कर 2 लाख तक हो सकती है। लेकिन किसी भी कंडीशन में इन दोनों का टोटल 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, फिर इसमें एक चीज़ और है बच्चों, एक कंडीशन, अगर आपने अपने घर को बनवाने के लिए या खरीदने के लिए लोन लिया है तो जब भी आप लोन लेते हैं, ठीक है, और आपका घर बनकर तैयार होता है, उस घर को बनकर तैयार होने से जस्ट पहले वाले प्रीवियस ईयर तक आपका पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, प्रायोर पीरियड होता है, और उसके इंटरेस्ट की छूट हम 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं, जैसा हमने अपने पिछले वाले में लेट आउट में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही। और जिस साल घर बनकर तैयार हुआ उस प्रीवियस ईयर से उसकी छूट दी जाएगी 5 सालों तक। अब सपोज़ कीजिए मेरा घर तो 2005 में ही बनकर तैयार हो गया और अब मैं 2020 की बात कर रही हूँ, तो फिर वो प्री कंस्ट्रक्शन वाली रिबेट तो ख़त्म हो चुकी है, अब उससे हमें कोई काम नहीं है। हम तो जो आउटस्टैंडिंग लोन है, बकाया लोन है, सिर्फ उस पर छूट की गणना करेंगे और उस अनुसार उसे छूट दे देंगे। क्लियर? और आप जब ये छूट लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आपके घर का कंस्ट्रक्शन या जो भी था परचेजिंग वो कंप्लीट हो चुकी है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि इस तरीके से ये ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब हमें इसके लिए 2 लाख रुपीज़ तक की डिडक्शन दी जाए, है ना। बैंक स्टेटमेंट इसके साथ आप अपना लगाएंगे जिस पर आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। क्लियर? अब हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम
नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। आप इसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज़ के पहले वाला है वो कंप्लीट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।